ज्येष्ठेभ्यः कार्यशालायाः तृतीये दिने भूयः भूयः स्वागतवचनानि। अद्य पुनः एक बार कार्यशाला के तृतीय दिवस, आज के पहले सत्र और आहत्य 7वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच मार्गदर्शक के रूप में इग्नू से समुपस्थित हैं डॉक्टर गौरव सिंह महोदय। मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एवं अपनी परियोजना की अध्यक्षा और इस कार्यशाला की संयोजिका और बहुत ही प्रेरिका, नियम प्रतिबद्धा मैम प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे सभी प्रतिभागियों का जो इस कार्यशाला में भाग लेकर अपने आप को आनंदित और ज्ञान युक्त कर रहे हैं, उन सब का भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सर्वादौ आज हमारे सुपरिचित, हमारा मार्गदर्शन कर चुके ऐसे डॉक्टर गौरव सिंह जी सर से निवेदन करता हूं, जो रजत पदकादि अनेकादि पदकों से समलंकृत हैं शिक्षा के क्षेत्र में एवं वीडियो निर्माण क्षेत्र में और मूक पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में। ऐसे सर का अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि सर आज पुनः एक बार हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर गौरव सिंह सर, नमस्कार सर। धन्यवाद परमेश जी। नमस्कार अमिता दी और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम और नमस्कार। एक्चुअली आज का जो चर्चा का विषय है वो रिसर्च ओरिएंटेड भी है और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल इन नेचर भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोग जब भी रिसर्च के लिए टूल्स बनाते हैं तो आजकल जिन टॉपिक्स पर मोस्टली रिसर्चेज हो रही हैं ये विषय थोड़ा सा भिन्न है, जिसको हम मूल्य मापनी कहते हैं, वैल्यू स्केल हिंदी में। और भारत में बहुत अधिक काम हुआ नहीं है इस पर। यदि हम देखें, एक तो मेरा काम आसान इस दृष्टि से आज है क्योंकि कल आदरणीय अंग्रेज अमित जी ने ऑलरेडी स्केल्स पर सेशन ले लिया है, तो लिकर्ट स्केल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब चीजें मैं वहां से ले लूंगा, तो मेरा थोड़ा समय बचेगा। साथ ही जब हम एक्चुअली वैल्यू स्केल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि हम वैल्यूज का मापन करें कैसे, क्योंकि वैल्यूज बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई, हम किसी की ईमानदारी का मापन करना चाहते हैं तो हम उसमें ये सवाल तो नहीं लिख सकते कि कैन यू रेट योर सेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ ऑनेस्टी बाय द पॉइंट 1 to 5। हर व्यक्ति अपने आप को 5 नंबर देगा, चाहे वो ईमानदार है या नहीं है। डू यू फील यू आर ऑनेस्ट, यस और नो, हर व्यक्ति यस आंसर देगा। ये बड़ी चुनौती है कि वैल्यू के स्केल्स डेवलप कैसे किए जाएं और वैल्यू स्केल डेवलपमेंट में हम किस तरह के आइटम्स रखें। तो मैंने अपनी चर्चा को इस तरह से समाहित किया है कि मैं थोड़ा सा आपको वैल्यू स्केल डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, खासतौर पर 4 वो प्रमुख टूल जो दुनिया में सबसे ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल होते रहे हैं सालों से वैल्यू मापनी के तौर पर, वैल्यू स्केल के तौर पर। और उनके आधार पर मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कितने तरह से वैल्यूज को मापा जा सकता है, वैल्यूज के मापन के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक टीचर्स के लिए वैल्यू डेवलपमेंट स्केल डेवलप हुआ, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, 2016 में। उन्होंने जो स्टेप्स अपनाए, मैं उन स्टेप्स की बात करूंगा। फिर मैं हम सामान्य तौर पर जो स्टेप्स अपना सकते हैं एक मूल्य मापनी के लिए, उन चरणों की बात करूंगा। और उसके बाद यदि समय मुझे मिला तो 15 मिनट में एक ऑनलाइन मूल्य मापनी के आधार पर आपको अपने कार्य मूल्यों के मापन का अवसर प्रदान करूंगा, जो कि फ्री टूल है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने न केवल मूल्य मापन नहीं पर अपने आप को जांच सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि ये भी एक तरीका है जो मूल्य मापन का है। तो सबसे पहले तो हमें यह तय करना चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यूज, कौन से मूल्य मापने।
कौन से मूल्य? इसलिए क्योंकि मूल्यों का वर्गीकरण और मूल्यों के प्रकार पर यदि आप देखेंगे, भारत में भी कुछ काम हुआ है, विदेशों में भी बहुत काम हुआ है, और वैल्यूज को ट्रीट करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल होती हैं अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द कंट्री, जो सब जगह जिनको मूल्य माना जाता है मानव के जीवन में, जिनको हम सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं, चाहे वो सत्य है, अहिंसा है, ईमानदारी है, ये सब सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। और कुछ वैल्यूज पर्सनल या इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं। आपके लिए वो मूल्य हो सकता है, दूसरे के लिए वो मूल्य नहीं हो सकता। परंतु मूल्य वास्तव में किसी व्यक्ति का कार्य व्यवहार समाज में और अपने जीवन में कैसा होगा, या किस आधार पर वह अपने जीवन को जिएगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, इन सब का निर्धारण करने के लिए जिन निर्धारकों या इंडिकेटर्स को हम यूज करते हैं, वो वैल्यूज होती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जो कहता है वैल्यूज इंट्रिंसिक होती हैं और एक्सट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज वो होती हैं जो मनुष्य के स्व में, आत्म में अंतर्निहित होती हैं और जो उसके पूरे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करती हैं। और एक्सट्रिंसिक बाह्य मूल्य वो होते हैं जो व्यक्ति समाज को दिखाता है। कई बार वे मूल्य उसमें हो भी सकते हैं, या होते हैं तो केवल सरफेस पर होते हैं। एक बड़ा कंफ्यूजन अक्सर मूल्यों को लेकर हो जाता है ट्रेट्स के साथ, क्योंकि ट्रेट्स का जो पर्सनालिटी में कंसेप्ट है, सरफेस ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट्स, उनमें और मूल्यों में अक्सर भ्रम की स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। परंतु मूल्य कहा जाता है कि व्यक्ति के अंतरतम में निहित, जो अंतरतम में सबसे गहन भाग है, वहां निहित होते हैं। और कई बार जो डीप वैल्यूज होती हैं, जो इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं, वो व्यक्ति की समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं होती, सरफेस वैल्यू शायद चेंज हो जाती है। एक और डेफिनेशन मुझे वैल्यू का मिला, जो वैल्यू स्केल पर काम करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, रॉकेश, मिल्टन रॉकेश। जब वो अपना वैल्यू स्केल डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्केल में लिखा कि कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द डिजायरेबल विद इन एवरी इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। व्यक्ति और समाज से जो कुछ अपेक्षित है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज, उसकी क्षमताएं, जो व्यक्ति के लिए मानक और क्राइटेरिया, जिसको हम कहते हैं कसौटी, का काम करती हैं, to guide not only the action but also the judgment, choice, attitude, evaluation, argument, exhortation, rationalization and attribution of the causality। तो व्यक्ति जो कुछ करता है, वो चाहे निर्णय करता हो, किसी चीज का चयन करता हो, उसकी किसी के प्रति अभिवृत्ति हो, किसी का मूल्यांकन करता हो, किसी से वाद विवाद, तर्क वितर्क करता हो, खाने की कोशिश करता हो, किसी पर अधिकार रखता हो, किसी को तर्कपूर्ण अर्थ देता हो, या इवन जो उसके जीवन में अकस्मात घटता हो, उन सब एक्शंस को गाइड करने के लिए जो मानक और जो कसौटियां एक व्यक्ति प्रयोग करता है, उन्हें मूल्य कहा जाता है। अब मिल्टन रॉकेश का मैंने इस्तेमाल यहां पर इसलिए किया क्योंकि इनको माना जाता है कि ये वैल्यू स्केल डेवलपमेंट में पायनियर थे, और इन्होंने वैल्यू स्केल करने का काम किया। वैल्यू स्केल बेसिकली इन्वेंट्रीज होती हैं, जिसके माध्यम से हम ये मापने की कोशिश करते हैं कि लोग अपने जीवन में मूल्यों को कैसा और क्या स्थान देते हैं। एक समस्या तो वैल्यूज के साथ ये है कि वैल्यूज को आप, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं माप सकता। वैल्यूज के बारे में, मूल्यों के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जिसमें वो मूल्य हैं। तो हमारे सामने चुनौती ये होती है एज ए स्केल डेवलपर कि हम ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न कर पाएं जिससे हम अधिक से अधिक ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति से उसके मूल्यों के बारे में ज्ञान ले पाएं, उसके बारे में ज्ञात कर पाएं, जान पाएं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में हर मूल्य का महत्व एक जैसा नहीं होता। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम फर्स्ट रैंक दे देते हैं, सोशल वैल्यूज को सेकंड रैंक दे
दे देते हैं, पर्सनल वैल्यूज को थर्ड रैंक दे देते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी वैल्यू किस रैंक पर होगी हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो यू कैन नॉट फ्रेम अ यूनिवर्सल स्केल के ओके ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू कम इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा वैल्यू स्केल ये जानने की कोशिश करता है कि कोई भी व्यक्ति इन मूल्यों को अपने कार्य और अपने जीवन में वो जो भूमिकाएं निभाता है, परिवार में, समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, उनके आधार पर कैसे ये प्राप्ति करता है या इनके मूल्यों की प्राप्ति करने के प्रयास करता है। तो हम उन मूल्यों को जानने का प्रयास करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को दिशा देते हैं। हम उन मूल्यों को जानने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है, और हम उन मूल्यों को जानने का प्रयास करता है जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य या जीवन में अपनी भूमिका का निर्धारण करता है। अगर आप सारे वैल्यू स्केल देखें तो लगभग इन्हीं 2-3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ लोग कुछ स्केल्स में ये मापा जाता है कि भाई आप कौन सी वैल्यू प्रेफर करते हैं, बताइए कौन सी आपकी ज्यादा है। या फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक परिस्थिति में आप कौन सी वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, दूसरी परिस्थिति में आप कौन सी वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो वैल्यू स्केल का कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है, पहली चीज तो ये है। ये कई बार हम किस उपयोग के लिए वैल्यू स्केल डेवलप कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4 फेमस वैल्यू स्केल है। रोक्स वैल्यू सर्वे जो कि मिल्टन रॉक्स ने डेवलप किया, उसके बाद सेजवर्ट्स का वैल्यू सर्वे है जो सैलम एट सेजवर्ट्स ने डेवलप किया, उसके बाद आलपोर्ट जब पर्सनालिटी पर काम कर चुके थे तो उन्होंने वर्नर और लिंडजे के साथ मिलकर स्टडी ऑफ वैल्यू का एक टूल बनाया, जिसको आलपोर्ट वर्नर लिंडजे स्टडी ऑफ वैल्यूज टूल कहते हैं। और एक और सोशल साइंटिस्ट हुए रॉबर्टस हार्टमैन, उन्होंने वैल्यू इन्वेंटरी बनाई। ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड 4 वैल्यू टूल हैं, और अगर आप देखेंगे चारों ने अलग अलग तरह से मिलने का प्रयास किया, चारों में सिमिलैरिटी नहीं है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इन स्केल्स के बारे में। एक्चुअली जो रोक्सा का वैल्यू स्केल था, रोक्सा ने बहुत सारे रिव्यू करके, रिसर्चेस को देखकर वैल्यूज के 2 सेट बनाए। उन्होंने कहा कुछ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं और कुछ टर्मिनल वैल्यूज होती हैं। उन्होंने ये जो टर्म इस्तेमाल किए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में उन्होंने उन बिलीफ्स या कंसेप्शंस को रखा which are about the desirable modes of behavior that are instrumental to attain the desirable end point, जैसे ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। अर्थात जो आपसे अपेक्षित मूल्य हैं और जो आपके व्यवहार को अंत तक गाइड करते हैं, ऐसे वैल्यूज को उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहा। और कुछ वैल्यूज ऐसा कहा कि जो अल्टीमेट हैं, जो जिनको पाने के लिए ही आप जीते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम। तो ऐसे वैल्यूज को उन्होंने टर्मिनल वैल्यूज का, और उन्होंने लिस्ट बनाई 18 इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की, 18 टर्मिनल वैल्यूज की, और अपने रेस्पोंडेंट्स को वो स्केल देकर के कहा कि आप इनको रैंक करिए कि आपके जीवन में कौन सा मूल्य इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आता है, और कौन सा मूल्य टर्मिनल वैल्यूज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आता है। और उसके आधार पर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि व्यक्ति के जीवन में कौन से मूल्य महत्व रखते हैं। बट ये एक्चुअली इसमें इन्होंने आइटम्स यूज न करके वैल्यूज यूज किए थे, सिंपलर टर्मिनोलॉजीज यूज की थी, और उन टर्मिनोलॉजीज को रैंक करने की बात इन्होंने कही थी। तो ये शुरुआती चरण में, इसको इसलिए वैल्यू सर्वे का नाम इन्होंने दिया। उसके बाद जो सेडवर्ड्स का वैल्यू था, इन्होंने थोड़ा अलग तरीका अपनाया। इन्होंने वैल्यूज की रैंकिंग नहीं कराई, इन्होंने पहले 10 यूनिवर्सल वैल्यूज छांटी, 10 सार्वभौमिक मूल्य, जिसमें अचीवमेंट था, बेनेवोलेंस था, कन्फर्मिटी थी, हेडोनिज्म था, पावर था, सिक्योरिटी था, सेल्फ डायरेक्शन था, स्टिमुलेशन था, ट्रेडिशन था और यूनिवर्सलिज्म था। और उसके बाद इसके आधार पर उन्होंने 57 प्रश्नों का निर्माण किया, 57 प्रश्नों का निर्माण किया। उसमें से वास्तव में 45 प्रश्न ऐसे थे जिनका प्रयोग व्यक्ति के मूल्य के मापन के लिए किया जाता था, और 12 प्रश्न उन्होंने ऐसे रखे जिनका प्रयोग वो टूल के स्टैंडर्डाइजेशन पर्पस के लिए करते थे कि लोग ठीक उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसका जो संबंध था वो सीधे सीधे नहीं था। तो कई बार जैसे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन टूल में रखते हैं
जो क्वेश्चन के स्कोर हम यूज नहीं करते अपने फाइनल असेसमेंट में, लेकिन वो क्वेश्चन रखने इसलिए जरूरी होते हैं जिससे हम ये वेरीफाई कर पाए कि लोग ठीक दिशा में आंख मीच कर निशान नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 57 आइटम्स थे इनके सर्वे में, और इन्होंने कहा कि ये जो आइटम्स हैं, प्रश्न है, कथन है, इन कथनों को आपको स्कोर देना है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यदि वह कथन या वह प्रश्न आपके जीवन में सर्वाधिक महत्व रखता है तो उसको 7 अंक दीजिए, बहुत महत्व रखता है 6 अंक दीजिए, यदि आप नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं वो क्या महत्व रखता है तो 5 या 4 अंक दे सकते हैं, यदि वह महत्वपूर्ण है थोड़ा बहुत तो 3 अंक दे सकते हैं। यहां मिस्टेक हो गया है, अनलेबल्ड समबाट इंपॉर्टेंट होगा 2-1 में, और अगर वो थोड़ा बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट है तो 2 या 1 मार्क्स दे सकते हैं, अगर वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो 0 मार्क्स दे सकते हैं। और अगर कोई कथन ऐसे मूल्य की बात करता है जो आपके मूल्यों से अपोजिट है, आपके मूल्य उस मूल्य के विपरीत हैं, तो उन्होंने एक और उसमें क्लॉज रखा -1 स्कोर का, अपोज टू माई वैल्यूज, और इसके आधार पर, स्कोर्स के आधार पर कोशिश की। इस वैल्यू का जो लाभ था इस वैल्यू सर्वे का वो ये था कि पहली बार ये पता लगा कि जब हम वैल्यूज की मापनी बनाएं तो एक तो उसमें यस नो टाइप या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते, वैल्यूज डिक्लेरेटिव नहीं हो सकती। प्रत्येक मूल्य व्यक्ति के जीवन में स्थान और महत्व तो रखता है, कुछ वैल्यूज ज्यादा स्थान रखती हैं और कुछ वैल्यूज कम स्थान रखती हैं। दूसरा, एक वैल्यू को एक कथन, एक शब्द से नहीं मापा जा सकता। औसतन एक वैल्यू के लिए इन्होंने 4 या 5 स्टेटमेंट यूज किए ऑन एवरेज, कुछ वैल्यूज के लिए 5 यूज किए, कुछ वैल्यूज के लिए 4 यूज किए, और चारों आइटम्स के स्कोर के बेस पर यह तय किया कि ये मूल्य व्यक्ति में क्या स्थान रखता है। आलपोर्ट जो वर्नन लिंडसे सर्वे थे, इन्होंने थोड़ा और इसको छोटा करने की कोशिश की और इन्होंने 6 मूल्य छांटे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, और इसके आधार पर आइटम्स बनाए, और ये भी सेल्फ रिपोर्टिव इन्वेंट्री थी। ये इन्वेंट्री पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पेड वर्जन है ऑनलाइन में भी, तो इसलिए उसके आइटम्स आप तभी देख सकते हैं जब आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इसीलिए इसके आइटम्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद एक और वैल्यू इन्वेंट्री आई हार्टमैन की। हार्टमैन ने क्या किया, इसको इन्होंने इन्वेंट्री या प्रोफाइल का नाम दिया, कुछ लोग इसको हार्टमैन वैल्यू प्रोफाइल भी कहते हैं। इन्होंने 2 बनाया और 18 जोड़े बनाए, 18 जोड़े बनाए आइटम्स के पेयर में। 9 आइटम पॉजिटिव थे, 9 आइटम निगेटिव थे, और ये 3 विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर आधारित थे, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और सिस्टमैटिक वैल्यू। और उन्होंने कहा कि हर एक वैल्यू का एक पॉजिटिव डायमेंशन हो सकता है, एक निगेटिव डायमेंशन हो सकता है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो जिन लोगों ने कभी भी मार्शले पर्सनालिटी इन्वेंट्री या आइजेंक मार्शले पर्सनालिटी इन्वेंट्री EMPI देखी है, EMPI में भी आइजेंक ने भी बेसिकली 2 टर्मिनल बिहेवियर्स दिए थे पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए। एक तरफ उन्होंने एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का स्केल था, एक तरफ एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन था, 3 डायमेंशन थे उसमें, लेकिन उन्होंने एक स्केल दिए थे अपोज, और उसके बीच उस कंटिन्यूअम में आपको कहीं प्लेस करना था। तो इन्होंने भी रैंकिंग को उस कंटिन्यूअम में प्लेस किया कि इस पर्टिकुलर आइटम पर आप अपने आप को इस कंटिन्यूअम पर कहां प्लेस करते हैं, दूसरे पेयर में आप अपने आप को कहां प्लेस करते हैं, पॉजिटिव आइटम्स के बारे में कहां प्लेस करते हैं, नेगेटिव आइटम्स के बारे में कहां प्लेस करते हैं। अगर आप ये चारों एग्जाम्पल एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि इन स्केल्स में या इन इन्वेंट्रीज में या तो हमने कुछ टर्म्स दिए, उन टर्म्स को जानने की कोशिश की कि व्यक्ति के जीवन में वो महत्व रखते, या हमने उनको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए, हमने मतलब बनाने वालों ने, मैंने नहीं, हमने उनको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए और ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा उनके जीवन में होता है कि नहीं होता, या फिर हमने उनको 2 अपोजिट कंटिन्यूअम दिए और कहा कि इस पे आप अपने आप को कहां रखते हैं, इस दिशा में रखते हैं या इस दिशा में रखते हैं। तो चारों टूल जो थे वो 4 तरह से
मापने की कोशिश कर रहे थे। रिसेंट एक टूल आया टीचर, स्पेशली टीचर एजुकेशन से मैं जुड़ा हूं तो मुझे ये टूल ज्यादा बेहतर लगा। टीचर ट्रेनीज डेमोक्रेटिक वैल्यू स्केल, कि टीचर ट्रेनीज में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं उनको कैसे मापें। 2016 का टूल है क्यामेट सेल्वी का। एक्चुअली इन्होंने जो स्टेप्स अपनाए, पूरा इनका है ऑन दिस वैल्यू डेवलपमेंट, आप पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन उस पेपर में इन्होंने जो बेसिकली स्टेप्स अपनाए वो हमारे काम के हैं। और सामान्यतः हम लोग भी जब स्केल डेवलप करते हैं तो ऐसे ही स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज के मापने के लिए सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना होता है कि हम कौन से मूल्यों को मापने जा रहे हैं। क्या हम सभी संभावित मूल्यों को मापने जा रहे हैं? बहुत लंबा टूल हो जाएगा। क्या हम कोई 5-6 सार्वभौमिक मूल्य हैं उनको लेकर के प्रारंभ करना चाहते हैं? या जैसे एनसीईआरटी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था आज से करीब 50 साल पहले और उसमें 21 वैल्यूज की बात की गई थी, क्या हम उन वैल्यूज को स्टडी करना चाहते हैं? या कुछ जगहों पर 7 या 8 या 10 वैल्यू सेट्स की बात हुई है, क्या हम मापना चाहते हैं? और अगर उन वैल्यूज को मापना चाहते हैं, मान लीजिए ऑनेस्टी को मापना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, उस वैल्यू सेट में से एक ऑनेस्टी है, उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? ऑनेस्टी कैसे मापेंगे? किन कथनों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर, किस प्रकार के व्यवहार के आधार पर ऑनेस्टी को मापा जा सकता है? ये कैसे मिलेगा? ये मिलता है द लिटरेचर से। कोई भी टूल बनाना हो, उसी तरह से अगर आपको वैल्यू टूल भी बनाना है तो वैल्यू के कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इसके लिए आपको वैल्यू से संबंधित लिटरेचर रिव्यू करना होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हो। और पहले एक एनालिस्ट करना होगा कि दीज आर द इंडिकेटर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर उन्होंने क्या किया कि एक तो रिव्यू किया जिससे उन्हें इंडिकेटर्स मिले, दूसरा उन्होंने एक शॉर्ट सर्वे इंटरव्यू फॉर्म में ओपिनियन लिया टीचर ट्रेनीज का कि यदि उनसे उनकी समझ में देखा जाए डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं तो वो किसे डेमोक्रेटिक वैल्यू मानते हैं। हालांकि ये सैंपल वो सैंपल नहीं था जिसपे उन्होंने टेस्ट करना था, ये सैंपल उन्होंने टूल डेवलपमेंट की प्रोसेस में यूज किया था, टूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं किया। उसका कारण क्या था? और यह समस्या हमारे सामने भी अक्सर आती है जब मूल्य के संबंधित कोई मापनी बनाते हैं कि हम मूल्य में क्या मापें। आपने 4 मूल्य निर्धारित कर लिए, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ट्रुथनेस, 3-4 मूल्य मान लीजिए तय कर लिए फॉर एग्जांपल। क्या क्या इसमें आएगा? कुछ तो हमें रिव्यू बता देता है, लेकिन हम जिन पर इस परीक्षण को करने वाले हैं तो उनसे की जाती है तो उसमें क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद उन्होंने आइटम डेवलप किए और सेल्वी के टूल में बेसिकली उन्होंने लिकर्ट स्केल डेवलप किया जिसकी चर्चा कल सर कर रहे थे शाम को सर। तो वो एग्रीमेंट बेस्ड था कि उसमें स्टेटमेंट्स थे और उसमें उनको 5 क्राइटेरिया में आंसर करना था। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, कैन नॉट से, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह से उन्होंने आइटम बनाए। अब इसका वैलिडेशन उन्होंने 2 तरह से किया। एक तो एक्सपर्ट ओपिनियन लिया कंटेंट वैलिडिटी स्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा क्रॉनबेक अल्फा एक मेथड होता है रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करने का, स्पेशली इन केस ऑफ स्केल्स, क्योंकि स्केल्स में हम कई बार टेस्ट रिटेस्ट नहीं कर पाते, कई बार स्प्लिट हाफ नहीं कर पाते, तो हमें फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है। फिर अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी में हम कोडर रिचर्डसन की तरफ जाते हैं तो वो उन्हीं पर लागू हो सकता है जिनमें यस नो टाइप या एक आंसर सही और बाकी आंसर गलत हो, तो ये तो स्केल है तो वो भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्रॉनबेक अल्फा कैलकुलेट करके रिलायबिलिटी अपने स्केल की निकाली। तो ये मेथड सेल्वी ने अपनाया। जब मैं ये सारे वैल्यू स्केल्स रिव्यू कर रहा था और सेल्वी का टूल भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या हो सकता है। यदि आपको वैल्यू स्केल डेवलप करना है तो आप किस आधार पर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं पहले क्लियर कर दूं, कोई स्टैंडर्ड स्टेप नहीं है, तो हो सकता है कि स्टेप्स इधर उधर हो जाएं। ये मेरी अपनी परसेप्शन है जो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर और बाकी सबसे इकट्ठा किया है कि अगर हमें एक कॉमन अप्रोच अपनानी हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन इंडिकेटर्स या टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा
जो उन वैल्यूज को मापने का, उन वैल्यूज को इंगित करने का, उन वैल्यूज की तरफ इशारा करने का काम करते हैं जिन वैल्यूज को हम मापने जा रहे हैं। यह हम रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर से भी करेंगे और यह हम सर्वे से भी कर सकते हैं ऑन द पॉपुलेशन ऑन विच वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर आवर टूल। क्योंकि वैल्यू स्केल एक्चुअली बहुत यूनिवर्सल टाइप होते नहीं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए कार्य क्षेत्र पर आधारित वर्क वैल्यू स्केल्स हैं। इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब कि हम कौन सी वैल्यूज को मापने जा रहे हैं और उसमें कौन कौन से शब्द इन वैल्यूज से रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड सेट्स ऑफ वैल्यूज। हम 6 वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं, 10 वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं, 2 वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं, 14 वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर वैल्यूज की आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी है, बहुत लंबा टूल हम नहीं बनाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसा मैं बता रहा था कि वैल्यू स्केल स्पेशल पर्पज स्केल्स होते हैं। तो स्पेशल पर्पज स्केल का मतलब कि किस सिचुएशन में हमें वैल्यू मापनी है। जैसे कार्य क्षेत्र संबंधी मूल्य मापने हैं तो वर्क वैल्यूज को हम टेस्ट करते हैं। अब वैल्यूज ऑफ द टीचर्स मापनी है तो क्या होनी चाहिए। किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूशन में हम वैल्यूज टेस्ट करते हैं तो अलग तरह से टेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंक्लूड एवरी वैल्यू इन योर टेस्ट। तो बहुत ओवर एम्बिशियस हमें नहीं होना चाहिए। हमें वो सेट ढूंढने चाहिए जिन सेट्स में हम वैल्यूज टेस्ट करना चाहते हैं, और अपने इंडिकेटर्स को उसके साथ फिट इन करना चाहिए कि कौन कौन से इंडिकेटर किस सेट ऑफ वैल्यू के अंदर एंटर कर जाएंगे। फिर हमें आइटम्स बनाने चाहिए। लेकिन यहां मैं एक और प्रिकॉशन दे दूं, आइटम बनाने से पहले यह तय कर लीजिए कि आपका जो मापनी है उसका स्वरूप क्या होगा। जो सबसे आसान और सबसे प्रचलित मापनी है वो लिकर्ट स्केल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मूल्यों को केवल लिकर्ट स्केल से ही माप सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको 4 स्केल्स बताए, चारों ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। लेकिन फिर भी सबसे आसान, सबसे प्रचलित और सर्वसुलभ तरीका जो है वो लिकर्ट स्केल बेस्ड मूल्य मापनी विकसित करने का है। फिर हम उसकी पायलटिंग करते हैं आइटम्स बनाने के बाद, कि देखें कौन से आइटम ऐसे हैं जो मूल्यों को ठीक से माप पा रहे हैं, कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिसमें हर एक बिल्कुल 100% एक ही दिशा में जवाब दे रहा है, उसमें ना डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, ना इंडेक्स है, कुछ नहीं है, तो वो हम कैसे यूज करेंगे, वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहा है। फिर हम उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्टैब्लिश करते हैं, और फिर हम अपने स्केल का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मैं एक स्केल के कुछ आइटम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं और फिर मैं प्रोसेस पर और डिटेल में आऊंगा। ये एक स्केल है जिसमें यह प्रयास किया गया कि हम, ये बेसिकली जो शिवर्ड स्केल था जिसमें उन्होंने 45 आइटम्स यूज किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 57 आइटम्स थे। उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने क्या किया, कुछ आइटम्स लिए, किसी दूसरे के बारे में लिखा और रिस्पोंडेंट से यह जानने की कोशिश की कि क्या यह आपसे मैच करता है या नहीं। जैसे थिंकिंग अप न्यू आइडियाज एंड बीइंग क्रिएटिव इज इंपॉर्टेंट टू हर, शी लाइक्स टू डू थिंग्स इन हर ओन ओरिजिनल वे। उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में मैंने कुछ कथन लिखे हैं और आपको यह बताना है कि क्या आप भी इन कथनों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो उन्हें ऑप्शन में क्या दिया, वेरी मच लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह है ये व्यक्ति, लाइक मी, थोड़ा मेरी तरह है, समवॉट लाइक मी, अ लिटिल लाइक मी, नॉट लाइक मी, नॉट लाइक मी एट ऑल, बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, मैं इससे जस्ट अपोजिट हूं। इज इट इंपॉर्टेंट टू हर टू बी रिच, शी वॉन्ट्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपेंसिव थिंग्स। ये जो आप साथ में देख रहे हैं एसडीपीओ, यूएन, एसी, एसईसीओ, ये एक्चुअली उन्होंने कोड दिए थे डिफरेंट वैल्यू सेट्स को, ये पहचानने के लिए कि मेरे कौन से वैल्यू सेट से कौन सा आइटम कनेक्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने 10 वैल्यू सेट यूज किए थे और 45 आइटम्स प्लस 12 आइटम्स, टोटल 57 आइटम्स का स्केल बनाया था। She likes surprises and is always looking for new things to do. She thinks it is important to do a lot of different things in life. इसी तरह से कुछ और आइटम्स भी आप यहां देख सकते हैं। जैसे एसडी से रिलेटेड एक और आइटम है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर टू मेक हर ओन डिसीजंस
about what she does. She likes to be free and not depend on others. तो ये भी एक तरीका है स्केल डेवलपमेंट का। हमें ये तय करना है कि हम स्केल में किस तरह के आइटम्स रखेंगे। क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्टिव आइटम्स हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है वैल्यू स्केल के साथ कि हम इसमें सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकते। हम ये नहीं पूछ सकते कि आप अपने आप को कितने प्रतिशत ईमानदार समझते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय परिस्थितियों में, ऑप्शन बी घरेलू परिस्थितियों में, ऑप्शन सी जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो सब जगह लिख देगा आई एम 100% ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट। तो हमें इनडायरेक्ट सवाल पूछने होते हैं। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जितने भी कंस्ट्रक्ट्स को जब हम टेस्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट्स को टेस्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए हमें हमेशा इनडायरेक्ट आइटम्स रखने पड़ते हैं, सिचुएशनल आइटम्स रखने पड़ते हैं और उनके साथ एक एनालॉजी एस्टैब्लिश करता है इंडिविजुअल। और उस एनालॉजी को एस्टैब्लिश करने के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं हम कि वह व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ कितना मैच कर रहा है। स्केल तो हम बना लेते हैं, आइटम भी हम बना लेते हैं, पायलटिंग भी कर लेते हैं। पायलटिंग के बाद की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। कल भी इसकी चर्चा थोड़ी हुई थी स्केल डेवलपमेंट के साथ, मैं सुन रहा था शाम को आप लोगों को। पायलटिंग हम क्यों करते हैं? हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पायलटिंग के। पहला ऑब्जेक्टिव ये है भाषाई दृष्टि से ये जान पाना कि विद्यार्थी या जो रिस्पोंडेंट है उस तक हमारा कथन जो टूल में है, जो स्केल में है, वह वही अर्थ पहुंचा रहा है जिस अर्थ को ध्यान में रखकर हमने वह कथन निर्मित किया है। अर्थात वो लैंग्वेज के जो समस्याएं हैं भाषा से जुड़ी, भावार्थ से जुड़ी, वो दूर हो सके। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब हम सेट ऑफ वैल्यूज के साथ इंडिकेटर आइडेंटिफाई करते हैं तो मान लीजिए हमने एक सेट के 10 इंडिकेटर, 12 इंडिकेटर हमें मिल गए रिव्यू में कि भाई इन 12 तरीकों से इस वैल्यू के बारे में, मान लीजिए डेमोक्रेटिक वैल्यू है तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को इन डायमेंशंस पर मापा जा चुका है। हम उन सब डायमेंशंस पर आइटम बना लेते हैं। लेकिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिन पर सभी रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिन पर कुछ रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करते ही नहीं है। जिन इंडिकेटर्स पर सभी लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें सब एक जैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेटर ठीक से वैल्यू मापने में या तो सक्षम नहीं है या ये इंडिकेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है हर एक इंडिविजुअल के वैल्यू फ्रेमवर्क में, जो उसका अपना पर्सनल वैल्यू फ्रेमवर्क है उसके साथ। तीसरा जो पायलटिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आइटम एनालिसिस। और एक्चुअली चूंकि अगर हम स्केल डेवलपमेंट की बात करें तो स्केल में हम आइटम एनालिसिस वैसे नहीं कर सकते जैसे हम क्वेश्चनर में, यस नो टाइप क्वेश्चनर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आइटम एनालिसिस के फॉर्मूला देखेंगे तो मोस्टली वो इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आउट ऑफ विच हाउ मेनी अटेम्प्टेड करेक्ट, और उसी को फिर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में फ्रेम करके उसकी आइटम एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेटरी पावर निकाल लेते हैं। स्केल के केस में ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्केल का कोई भी आंसर 100% ट्रू है, 100% फॉल्स नहीं होता, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। आपने कोई स्केल दिया, मैं उससे एग्री करता हूं तो भी मैं सही हूं, मैं उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं तो भी मैं सही हूं, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है जो ट्रेडिशनल आइटम एनालिसिस के फार्मूला हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपने आइटम्स को देख पाएं। तो ऐसे में कुछ किताबों में, खासतौर पर जो गैरेट की बुक है और गिलफर्ड की बुक है, जो बहुत क्लासिकल बुक्स हैं स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च के पर्पज से, उन बुक्स में एक तरीका सुझाया गया है टी टेस्टिंग का। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट जनरली हम लोग यूज करते हैं टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट।
सिग्निफिकेंट डिफरेंस जानने के लिए करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने 100 पार्टिसिपेंट्स पर पायलटिंग की, 100 पार्टिसिपेंट्स के स्कोर, हर आइटम पर स्कोर और उनका टोटल स्कोर पर हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा टोटल स्कोर जिसका है और सबसे कम टोटल स्कोर जिसका है, उसी क्रम में हम सबको अरेंज कर लेते हैं अलॉन्ग विद देयर स्कोर ऑन ईच एंड एवरी आइटम। सो स्टूडेंट का नाम, आइटम 1 उसका स्कोर, आइटम 2 उसका स्कोर, आइटम 3 उसका स्कोर, आइटम 4 उसका स्कोर, और इस तरह से हम मान लीजिए 30 आइटम है, 50 आइटम है, तो उनके स्कोर और टोटल स्कोर अरेंज कर लेते हैं। फिर जो एक फार्मूला हम लोग आइटम एनालिसिस में इस्तेमाल करते थे और कई और जगह भी इस्तेमाल करते हैं, टॉप 27% और लोअर 27%, वो फार्मूला यहां लगाते हैं। सबसे ज्यादा स्कोर वाले 27% लोग छांट लिए जाते हैं और सबसे कम स्कोर वाले 27% लोग छांट लिए जाते हैं। बीच वाले स्कोर्स को हम डिलीट कर देते हैं, बीच वाले पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स को हम हटा देते हैं। फिर हर एक आइटम पर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आइटम नंबर 1 है, तो जिनके 27% लोगों के जिनके सबसे ज्यादा स्कोर थे, उनका उस आइटम के स्कोर का मीन और एसडी निकालते हैं, मीन और वेरिएंस निकालते हैं, और जिनका सबसे कम स्कोर है ओवरऑल, उन लोगों का उस आइटम पर क्या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकालते हैं या वेरिएंस निकालते हैं, और फिर उनके बीच हम टी टेस्ट लगा करके ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ये टी टेस्ट की जो टी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो जो टी क्रिटिकल वैल्यू है उससे कम है या ज्यादा है। प्रैक्टिस में यह किया जाता है कि जो भी आइटम की टी वैल्यू टी क्रिटिकल से ज्यादा होती है, अर्थात जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सिचुएशन में कहते थे हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, यहां पर हाइपोथेसिस नहीं है, यहां पर आइटम के रिजेक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसे सारे आइटम सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं जो आइटम्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस शो करते हैं बिटवीन द अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप। इट रिफ्लेक्ट्स दैट दिस आइटम इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंशिएशन बिटवीन द पीपल, राइट। फिर होता क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार एक परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जो प्रैक्टिकली मैंने कई बार देखी है रिसर्चर्स के साथ, कि किसी किसी सेट के पता लगा सारे आइटम ही डिलीट हो गए, उनमें से किसी में भी आया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि उस सेट या उस डायमेंशन ऑफ वैल्यू को हम टेस्ट नहीं करेंगे। देन वी रीवर्क एंड रीवर्ड द आइटम्स, रीड्राफ्ट द आइटम्स। तो इस तरह से हम पायलटिंग करते हैं। पायलटिंग बेसिकली आइटम एनालिसिस और क्वेश्चनायर को एक सही स्वरूप देने का काम करती है। पायलटिंग करने के बाद और ये आइटम एनालिसिस करने के बाद हम अपना एक ड्राफ्ट टूल बना लेते हैं एक्सपेक्टेड आइटम्स का, 30, 40, 50, 60, 100 जो भी आइटम्स आपको रखने। फिर हमें उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्टैब्लिश करनी होती है। रिलायबिलिटी स्टैब्लिश करने के दो तरीके जो बहुत पॉपुलर हैं, मैं उनकी बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीकों की रिलायबिलिटी होती है, उन सबकी चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामान्य तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक तरीका तो कल अमित सर ने आपको बताया जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही की जाता है कि हम अपने टूल को उस क्षेत्र से जुड़े 10, 15, 20 विशेषज्ञों के पास, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं 9 से कम तो किसी हालत में नहीं होने चाहिए, उनके पास हम भेजते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है कि वो 10 लोग रिव्यू करेंगे, 15 लोग रिव्यू करेंगे, 20 लोग रिव्यू करेंगे, 30 लोग रिव्यू करेंगे, इट इज अप टू यू। बट ये नहीं है कि 2 लोगों से रिव्यू करा लिया और मान लिया कि नहीं हमारा टूल तो वैलिड है, ऐसे नहीं होता। तो हम उनकी वैलिडिटी एक्सपर्ट्स उसकी लैंग्वेज के आधार पर, प्रश्नों के इंटेंट के आधार पर अपने फीडबैक देते हैं, और हम एक तो उस तरह से अपने टूल में चेंज लाते हैं। वो कंटेंट वैलिडिटी, आइटम वैलिडिटी, लैंग्वेज वैलिडिटी सब एक्सपर्ट्स कर देते हैं। बट कुछ लोगों को चाहिए होता है नहीं, हमको तो वैलिडिटी स्टैटिस्टिकल टर्म्स में ही चाहिए। तो ऐसे में हम लोग कंकरेंट वैलिडिटी यूज करते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी वैल्यू स्केल्स की एस्टैब्लिश करना आसान है। उसका कारण यह है कि आप वैक्यूम में काम नहीं कर रहे, वैल्यूज पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड स्केल्स अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स पर एक टूल बनाया, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ टीचर्स पर एक टूल बनाया, और हमें पता है कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ टीचर्स का टूल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड टूल अवेलेबल है,
हम एक स्टैंडर्ड सैंपल लेकर के जो रिप्रेजेंटेटिव हो उस पर दोनों टूल एडमिनिस्टर करते हैं, अपना बनाया टूल और वो स्टैंडर्ड टूल जो ऑलरेडी इस डायमेंशन पर अवेलेबल है, और फिर दोनों टूल के बीच हम कोरिलेशन निकालते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन सिंपली। तो वो भी वैलिडिटी का एक मेजर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट वैलिडिटी। ठीक है, दो तरह से नॉर्मली हम लोग वैलिडिटी वैल्यू स्केल्स में निकालने की कोशिश करते हैं। फिर आती है इसकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जैसा कि कल सर बता रहे थे, रिलायबिलिटी है दैट द कंसिस्टेंसी इन द स्कोर्स। अगर एनी एनेस्थेसी को किसी ने पढ़ा हो, बहुत फेमस किताब है एनी एनेस्थेसी की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और पूरी किताब फुल ऑफ रेफरेंसेस है, 4-5 ही उसमें चैप्टर हैं, रिलायबिलिटी पर, वैलिडिटी पर, आइटम एनालिसिस पर, स्टैंडर्डाइजेशन पर। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग एजुकेशन पढ़ते हैं, वो बिना एनेस्थेसी के आगे बढ़ते नहीं है। तो एनेस्थेसिया एंड अरवीना की बुक में ये लिखा है कि रिलायबिलिटी मींस द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑन द बाय द सेम सेट ऑफ पीपल और डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट पीपल। इसका मतलब अब हमारे सामने रिलायबिलिटी निकालने के कई तरीके होते हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की बात करते हैं। उसके बाद फिर वो इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्रॉनबेक अल्फा और कुडर रिचर्डसन 20 और 21 दो और फार्मूला हैं, उनकी बात करते हैं। जनरली यही 4-5 तरीके हैं जो रिलायबिलिटी के बताए गए हैं। हमारे सिचुएशन में, वैल्यू स्केल के सिचुएशन में, अगर हमारे स्केल में आइटम्स ज्यादा हैं और सेट्स कम हैं, तो मान लीजिए हमने केवल 6 सेट पर 10-10 आइटम बनाए हैं, 10 आइटम ऑनेस्टी पर बनाए हैं, 10 आइटम पंक्चुअलिटी पर बनाए हैं, इस तरह के हैं, तब हम स्प्लिट हाफ भी कर सकते हैं और टेस्ट रीटेस्ट भी कर सकते हैं। कि हम एक ही स्केल को, पहले टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, एक ही स्केल बनाया जाता है, उसको हम पहले एक बार टेस्ट करते हैं, फिर आफ्टर ए गैप ऑफ 3 वीक्स to 4 वीक्स, जनरली 30 डेज एक प्रैक्टिस है, कई बार वो कम ज्यादा हो जाती है, सेम ग्रुप पर दोबारा सेम टूल एडमिनिस्टर करते हैं और दोनों बार जो स्कोर्स आए हमारे रिस्पोंडेंट्स के, उनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। आप रिलायबिलिटी देखेंगे मोस्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में ही निकलती है। स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं कि अगर 60 आइटम्स हैं और हमने 6 वैल्यूज फॉर एग्जांपल ली हैं, तो हम 5-5 क्वेश्चंस के सेट अपने अलग कहीं बना लेते हैं लिस्ट में। लेकिन होता क्या है कि दोनों में अंतर यह है कि टेस्ट रीटेस्ट में हमको 2 बार एक तो टूल एडमिनिस्टर करना पड़ता है, दूसरा हमें वेट करना पड़ता है फॉर ए स्टैंडर्ड गैप ऑफ 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, वॉट एवर यू डिसाइड। स्प्लिट हाफ में क्या है कि टूल को एक ही बार एडमिनिस्टर करते हैं हम, तो हमको उतना इंतजार नहीं करना पड़ता। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनके स्कोर्स को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, आइटम 1 से 5 तक, या आइटम 1, 3, 5, 9, इनके स्कोर्स एक जगह रख लेते हैं, आइटम 2, 4, 6, 8, 10 इनके स्कोर्स एक जगह रख लेते हैं हर सबसेट पर। तो मान लीजिए 60 आइटम थे, तो 30 आइटम्स के सेट हर एक से 5-5 लेकर एक तरफ कर लिए और दूसरे से अगले 5-5 लेकर एक तरफ कर लिए, और दोनों के बीच जो स्कोर्स आए, टोटल स्कोर्स, उनके टोटल स्कोर्स के बीच हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट अगेन लगा दिया। लेकिन चूंकि वो हाफ आई टूल पर होता है, तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट नहीं होता। फिर हमें उसमें स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला लगाना पड़ता है। उस फार्मूले के आधार पर फिर हम उसको, उसकी रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो तरीका है। लेकिन ये दोनों तरीके टेस्ट की एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी बताते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं बताते। कंसिस्टेंसी विद इन द टूल, कंसिस्टेंसी विद इन द आइटम्स नहीं बताते। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा यूज करते हैं। क्रॉनबेक अल्फा बहुत इफेक्टिव टूल है, स्पेशली स्केल्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। हम स्केल को एडमिनिस्टर करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा में उसके स्कोर को रखते हैं और एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है जिसके आधार पर हम रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने पायलटिंग कर ली, रिलायबिलिटी निकाल ली, वैलिडिटी निकाल ली, अब हमारा स्केल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम वैल्यू स्केल को डेवलप कर सकते हैं। एक स्केल है वर्क वैल्यू स्केल, जिसने अभी, मैं चूंकि एब्स्ट्रैक्ट में बहुत बात कर रहा था, मुझे लगा कि एग्जांपल देना चाहिए।
ये बहुत फेमस स्केल है और लगभग 1 से 1.5 लाख लोग हर रोज इस स्केल को एडमिनिस्टर करते हैं। फ्रीली अवेलेबल स्केल है, आप लोग भी चाहें तो इसको कर सकते हैं एज एन एक्टिविटी, अगर आपके पास समय हो गैप में। वेबसाइट मैंने दी है www.123test.com/work-values-test/। इन्होंने 14 डायमेंशंस पर, 14 डायमेंशंस पर उन लोगों की वर्क वैल्यूज टेस्ट करने की कोशिश की है जो लोग काम लेना या काम कर रहे हैं या किसी वर्क प्लेस पर काम करना चाहते हैं। वर्क वैल्यूज हैं तो वर्क वैल्यूज के इंडिकेटर्स उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए, इसमें ऑटोनॉमी एक इंडिकेटर है, क्रिएटिविटी एक इंडिकेटर है, वैरायटी एक इंडिकेटर है, सेल्फ डेवलपमेंट एक इंडिकेटर है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिकेटर है, सिक्योरिटी एक इंडिकेटर है, इन्फ्लुएंस एक इंडिकेटर है, प्रेस्टीज एक इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक इंडिकेटर है, वर्क लाइफ बैलेंस एक इंडिकेटर है, वर्क कंडीशन एक इंडिकेटर है, वर्क रिलेशनशिप एक इंडिकेटर है और अल्ट्रुइज्म एक इंडिकेटर है। और इन्होंने फिर क्या किया है, हर एक इंडिकेटर पर बेस्ड 10-10, ये बेसिकली सेट ऑफ इंडिकेटर्स हैं 14, एंड एवरी सेट हैज 10 इंडिकेटर्स। तो मैं इफ पॉसिबल लेट मी शो यू दिस टूल, ताकि आपको मैं वास्तव में डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि टूल कैसे ये काम करता है। आप लोग देख पा रहे हैं इस स्क्रीन को? ये जी सर। 1 2 3 टेस्ट है, एक्चुअली वेबसाइट है जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट अलाउ कराती है। अगर आप ये देखें, ये जो फ्री वर्क वैल्यू टेस्ट है, आप भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है दैट इमेजिन दैट यू आर लुकिंग फॉर योर आइडियल जॉब, टू व्हाट एक्सटेंट आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आर वैल्यूएबल और फॉर यू फॉर दैट जॉब। और इन्होंने हर एक आइटम पर कहा है कि उनको 5 पॉइंट में उसको ग्रेड करना है। वो चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टोटली अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, एंड इंपॉर्टेंट। तो 5 पॉइंट स्केल इन्होंने बनाया है, लेकिन यहां इन्होंने आइटम्स नहीं दिए, मतलब स्टेटमेंट्स नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि आप जैसे अभी यहां ताकि कौन सा इंडिकेटर हम उस स्टूडेंट को नहीं बताते हैं कि इसमें से पूरे के 10 एक ही सेक्शन में हो सकता है, ये 10 अलग अलग सेक्शन के हों। तो आप अगर देखेंगे, मान लीजिए मैं आइटम 1 से 10 तक दिखाने की कोशिश करता हूं कि इससे ज्यादा दिखाऊंगा तो देखने में दिक्कत होगी। लेट मी ट्राई टू एनलार्ज द स्क्रीन साइज इफ पॉसिबल। थोड़ा सा बड़ा होगा जी, आई थिंक नाउ इट इज बेटर विजिबल। पहले डायमेंशन पर उन्होंने कहा कि आपको ये बताना है चूजिंग व्हाट यू विल वर्क ऑन, आप चाहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अपीलिंग वर्क आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। मेकिंग डिसीजन अबाउट अदर पीपल एट योर वर्क प्लेस डेफिनेटली है या नहीं। सिक्योरिटी अबाउट योर जॉब फ्यूचर इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो ये एक डायमेंशन पर उन्होंने 10 आइटम बना लिए। अब ये आइटम वो सिचुएशंस हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करते हैं, जो सेट आइडेंटिफाई किया। फिर दूसरा सेट आ गया, थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स, वर्क दैट गिव यू सोशल स्टैंडिंग, सिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर ऑफ योर एम्प्लॉयर। तो मैं इस टूल के माध्यम से सिर्फ ये आप लोग ये टूल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है www.123test.com/work-value-test। ये करेंगे तो एक तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से ये टेस्ट काम करते हैं, और इसकी जो आउटपुट आएगी, इसकी जो रिपोर्ट निकल कर आएगी, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो हर एक डायमेंशन पर, ये जो 10-14 डायमेंशन है, ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी, वैरायटी, स्ट्रक्चर, हर डायमेंशन पर आपका पूरा एक एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन ये देते हैं, एनालिसिस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स इन ग्राफिकल फॉर्म। So it is a very good tool. I think you all should go through it, not as a task of the session, but if you want to develop a value test in future, and if you want to know that how value test works, then it will be a good option for you. महोदय बहु प्रेरकरीत्या अस्माकं समेषामपि मार्गदर्शनं विहितं। महोदय ने बहुत ही प्रेरक रूप से हम सबका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से, शिक्षा निगम केंद्र पक्ष से, हमारे परियोजना के अध्यक्षा मैम के पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से सबका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।